हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सरोसेनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे। जैसा कि हम लोग इस क्लास में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिनरल्स की क्लास अटेंड कर रहे थे। आज हमारी ये सेकंड क्लास है और हम लोग इस क्लास में कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने समझा था कि एलिमेंट्स किसी भी सेम प्रकार के परमाणु यानी एटम से मिलकर बने हुए होते हैं और एटम्स के तीन टाइप होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। इस बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है हमारा, उसमें हम लोग कंपाउंड्स यानी यौगिकों के बारे में डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले कंपाउंड्स को समझने से पहले हम ये डिस्कस कर लें कि कंपाउंड्स की खोज किसने की थी। तो कंपाउंड की खोज करने का श्रेय जाता है हंस एंड जैकेरियस जेन्सेन नामक साइंटिस्ट को। यानी इन साइंटिस्ट ने तत्वों में से मिलकर बनने वाले यौगिकों की खोज की थी। तो अब हम यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि आखिर यौगिक होते क्या हैं। तो अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु जब किसी फिक्स रेशो में केमिकल बॉन्डिंग द्वारा जुड़ते हैं तो वो नए नए यौगिक बनाते हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग अलग तत्वों के परमाणु जब निश्चित रेशो यानी फिक्स रेशो में जुड़ते हैं तो जिन पदार्थों का निर्माण करते हैं उन पदार्थों को हम कंपाउंड्स कहते हैं यानी यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं या आयनों के रासायनिक बंध द्वारा निश्चित अनुपात में जुड़ने से बनने वाले पदार्थों को यौगिक कहते हैं। जैसे H2O वाटर, यानी वाटर जो है वो भी एक कंपाउंड है। वाटर एक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये भी एक यौगिक है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग कॉमन सॉल्ट साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं, यह भी एक कंपाउंड है क्योंकि ये सोडियम और क्लोरीन के तत्वों यानी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पर हम इन्हें कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट तो ये एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। दूसरी बात, इनमें ये जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स आए हैं इनका एक फिक्स रेशियो होता है। फिक्स रेशियो का मतलब अगर हम बात करें H2O तो देखो H2O यानी आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है अगर, और ये कितने यहाँ पर 2, और ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 होता है। यानी ये तो हुआ 2 और ये हुआ 16, 2 1 जा 2। अगर आप इसे काटेंगे तो ये तो आएगा 1 और ये आएगा 8। यानी जो वाटर होता है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा 1:8 का ही होता है। अगर आप पानी को कीचड़ का ले लें, टैप वाटर लें, बॉयल वाटर लें, कोई सा भी पानी आप ले सकते हैं, मिनरल वाटर ले लें, कोई से भी टाइप के आप पानी की बात करें, चाहे वो नदी का हो, चाहे वो नहर का हो, चाहे वो कुएं का हो, पानी कहीं का भी हो, लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशो के अंदर ही रहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू रेशो 16 2 जा 32। आप इसे आराम से काट सकते हैं। अगर आप इसे 2 की टेबल से 4 की टेबल से काट दो, 4 से ये कटेगा 3 टाइम और 4 से ये करेगा 8 टाइम। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आता है वो 3:8 आता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को आप किसी भी सोर्स से प्राप्त करें लेकिन उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 3:8 का होगा। 3:8 का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए अगर हम 3 ग्राम कार्बन लेते हैं
तो हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपको किसी भी सोर्स से ली गई हो, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो आता है वो हमेशा 3:8 के रेशियो में ही आता है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो जिन एलिमेंट से बने होते हैं उनके एटम्स का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे कि वाटर के अंदर 1 और 8 का रेशियो आता है, यानी अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो ऑक्सीजन आपको हमेशा 8 ग्राम ही लेनी पड़ेगी। अगर आप इसका इधर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो उसका 8 गुना आपको ऑक्सीजन लेते जाना पड़ेगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 3:8 का ही आता है, यानी अगर आपको 3 ग्राम कार्बन लेंगे तो ऑक्सीजन हमेशा 8 ग्राम लेनी पड़ेगी। इसी तरह जैसे जैसे आप कार्बन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ग्राम्स में, उसके मल्टीप्लाई बाय 8 के रेशियो में, यानी 3 और 8 के रेशियो में आपको ऑक्सीजन लेनी है, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड बन पाएगा। यानी जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके अंदर एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनका रेशियो हमेशा फिक्स होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे टॉपिक की ओर। तो हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, इनका संगठन यानी कंपोजिशन अपरिवर्तनीय होती है, यानी इनके अंदर जो भी संगठन यानी जो भी कंपोनेंट्स इनके पाए जाते हैं वो हमेशा फिक्स कंपोजिशन में रहते हैं, उनकी मात्रा कभी भी गड़बड़ नहीं होती। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि पानी आप कहीं से भी ले लें 1:8 के रेशियो में ही उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 के में होती है, तो इनका कंपोजिशन हमेशा सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि पानी अगर आपने अपने घर से टैप वाटर लिया है या कहीं से आपने फिल्टर का वाटर यूज़ किया है तो उनके अंदर पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स का रेशियो चेंज हो जाएगा, रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें अगला पॉइंट, इन्हें भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, केवल रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही अलग किया जा सकता है। यानी अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन है, इनको अलग करना है तो आप नॉर्मली इन्हें फिजिकल एक्शन द्वारा, फिजिकल रिएक्शन द्वारा इन्हें कभी भी अलग नहीं कर सकते। मतलब नॉर्मल तरीके से आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। अगर आपको इनको गर्म करना है तो यहाँ पर आपको किसी न किसी टाइप की केमिकल रिएक्शन को यूज़ करना होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन हो, चाहे वो किसी भी टाइप की रिएक्शन हो। जैसे कि आप इनको इलेक्ट्रिसिटी से गर्म कर सकते हैं, पानी को आप इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट से गर्म कर सकते हैं, नमक को कर सकते हैं पानी में डालकर। इस तरह से इनके कंपोजिशन को आप इनके कंपोनेंट्स को आप अलग अलग कर सकते हो, बट नॉर्मल फिजिकल मेथड से आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। अगर आपको इनके कंपोनेंट्स यानी यौगिकों के कंपोनेंट्स को अगर आपको अलग अलग करना है तो हमें केमिकल मेथड यूज करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलते हैं। इनका जो संगठन होता है, कंपोजिशन होता है, वो होमोजीनियस होता है, यानी समआंगी होते हैं। सबसे पहले समआंगी क्या होते हैं? समआंगी वो होते हैं जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे में पूरी तरह से अच्छी तरह से घुले हुए होते हैं। जैसे आपने पानी को देखा, पानी में अपन ने कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं देखा होगा। आपको जो पानी दिखाई देता है वो बिल्कुल एक सेम कंपोजिशन का दिखाई देता है, उसके अंदर आपको हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग आपको देखने में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसको कभी नहीं देख सकते। यानी उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल एक दूसरे में 100% सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं, और जो 100% सॉल्युबल मिक्सचर होते हैं वही होते हैं होमोजीनियस। तो जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी होमोजीनियस होते हैं, इसके कंपोनेंट्स को आप देखकर कभी भी नहीं पहचान सकते। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन गैस को अलग अलग पहचानना इम्पॉसिबल है। सोडियम क्लोराइड में भी सोडियम और क्लोरीन गैस अलग अलग नहीं दिखती, इसीलिए हम यूँ कह सकते हैं कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स का जो पैटर्न होता है या जो मिक्सचर होता है वो हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, यानी ये हमेशा इनका संगठन हमेशा कैसा होगा? समआंगी होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलते हैं। इनका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और इनका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होता है।
यानी पानी का आपको याद हो अगर, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लग जाता है और उसके बाद ये भाप में यानी वेपर में चेंज होने लग जाता है। तो इसी तरह से जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनका एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है और उनका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, कितना भी ठंडा कितना भी गर्म पानी हो, लेकिन वो जब उबलने लगेगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। यहाँ तक कि आप कोई सा भी कंपाउंड ले लें, उनका अपने आप में एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है और एक फिक्स उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो यौगिक होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। यौगिकों की खोज हंस और जेकेरियस जेनसेन नामक साइंटिस्ट ने की थी। इनके अनुसार जो यौगिक होते हैं वो कैसे क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं या आयनों के रासायनिक बंध द्वारा निश्चित अनुपात में जुड़ने से बनने वाले पदार्थों को यौगिक कहते हैं। जैसे नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सभी क्या है, यौगिक के कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलें, इनका जो कंपोजिशन है वो अपरिवर्तनीय होता है, यानी इनके संगठन को चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, इन्हें किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, इन्हें केवल हम केमिकल मेथड से ही अलग कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शंस होती है उनके द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनका जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा होमोजीनियस होता है। नेक्स्ट बात करें, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होता है। आप नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आयनिक यौगिकों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कंपाउंड, यौगिकों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं और उन्हें हम बनाना भी सीखेंगे कि उन्हें हम बनाते कैसे हैं, यानी जो कंपाउंड्स होते हैं वो बनते कैसे हैं, कैसे वो दो अलग अलग प्रकार के एटम्स या एलिमेंट्स मिलकर यौगिक को बनाते हैं, वो हम सीखेंगे। पहले हम टाइप देख लेते हैं। तो जो यौगिक होते हैं यानी कंपाउंड्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट तो आयनिक कंपाउंड और सेकंड होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, यानी आयनिक यौगिक और सहसंयोजक या आणविक यौगिक। आयनिक यौगिक तो क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में यानी धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने से बनते हैं। जैसे NaCl, देखो यहाँ पर Na मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। इसी तरह MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg यानी मैग्नीशियम एक मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम एक मेटल है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। इसी तरह कोवैलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यानी पार्टनरशिप से बनते हैं। जैसे क्लोरीन है Cl2, कार्बन डाइऑक्साइड है HCl है। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, इनमें तो एक प्लस और एक माइनस वाला है वैलेंसी वाला, पर इनमें आप देखो ये भी माइनस वाले Cl2 यानी दोनों क्लोरीन माइनस वाले। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों माइनस वाले होते हैं, हालांकि कार्बन प्लस वाला भी होता है बट माइनस वाला भी होता है। ऐसे HCl में H प्लस वाला भी होता है, माइनस वाला भी है और ये भी माइनस वाला। यानी यहाँ पर तो केवल एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप होती है, जबकि यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप होती है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस तरह से आयनिक यौगिक बनते हैं और किस तरह से सहसंयोजक यौगिक बनते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज से बनते हैं। यानी आयनिक यौगिकों को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है कि इसमें आगे वाला एलिमेंट या एलिमेंट जो होगा वो हमेशा मेटल होगा और जो पीछे वाला उसके साथ में जो जुड़ा हुआ एलिमेंट होगा वो हमेशा नॉन मेटल होगा।
जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, देखो डेफिनेशन से, धातु यानी मेटल्स और अधातु यानी नॉन मेटल्स के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या विद्युत आवेशित आयनों या परमाणुओं से बने यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, इनके बीच इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या आवेशित परमाणुओं या आयनों से मिलकर बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि एग्जांपल NaCl में मेटल नॉन मेटल है, ये मेटल ये नॉन मेटल है, ये मेटल ये नॉन मेटल है, ये मेटल ये नॉन मेटल है। यानी ये सारे मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इन्हें हम आयनिक यौगिक या आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट हम चलें, ये अधिक कठोर और मजबूत होते हैं। यानी जो आयनिक यौगिक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कठोर और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इनके परमाणुओं के बीच आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल या लिख लेना अधिक होने के कारण, आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनका गलनांक यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका क्वथनांक यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उच्च यानी बहुत ही हाई होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं वो आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। अब अगर आपको इन्हें गर्म करके पिघलाना है या इनको बॉईल करना है तो इनके बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको आपको तोड़ना होगा, और उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो बल होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रॉन्ग फोर्स को तोड़ने के लिए काफ़ी एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है। इसी वजह से इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। यानी इनके परमाणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। नेक्स्ट हम चले, ये आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में और ध्रुवीय विलायकों में तो घुलनशील होते हैं, मतलब पानी में घुल जाते हैं, लेकिन ये पेट्रोल और केरोसिन में घुलनशील नहीं होते। आप चाहो तो कभी एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। नमक को पानी में तो आराम से घोला जा सकता है, जैसा कि आपने देखा भी होगा, हम लोग लेमन वाटर बनाते हैं और भी बाकी सब्जियां वगैरह में पानी डाल के बनाते हैं, उनमें तो नमक आसानी से घुल जाता है, तो ये तो आपने देख रखा है। अब रही बात पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह की, तो आप चाहे तो कभी भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देख लें कि नमक को जब आप पेट्रोल या डीजल या केरोसिन में डालोगे तो वो उसमें नहीं घुलेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बट पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसी विलायकों में घुलनशील नहीं होते। नेक्स्ट हम चले, शुष्क अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। यानी कोई सा भी आयनिक यौगिक जल की यानी वाटर की एब्सेंस में, यानी वो बिल्कुल जब ड्राई सूखा रहेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया जा सकता, यानी तब वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा। लेकिन जब भी आप आयनिक कंपाउंड्स के अंदर वाटर डाल देंगे, उसका जलीय विलयन बना लेंगे, पानी डालकर उसका एक सॉल्यूशन बना लेंगे, तो उनका जो सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। यानी जैसे मान लो नमक है, सूखा नमक जो है अगर उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने नमक में पानी डाला, नमक का जलीय विलयन लिया, तो और जो नमक का जलीय विलयन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो शुष्क अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, बट वो जलीय विलयन में बनाने पर, यानी उनका जलीय विलयन बनाने पर वो विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इनके परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंध को आयनिक बंध कहते हैं, क्योंकि देखो ये आयनों से बनते हैं इसीलिए इनको आयनिक यौगिक कहते हैं, और इन आयनों के बीच में बंध होता है इसीलिए इनके यौगिकों के नाम पर ही उस बंध को क्या नाम दिया गया है, आयनिक यौगिक, आयनिक बंध। यानी आयनिक यौगिकों में जो मेटल और नॉन मेटल होता है उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग जो इनके इलेक्ट्रॉन्स को आपस में बांधे रहती है, परमाणुओं को आपस में बांधी रहती है, उस बॉन्ड का नाम है आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। आप इसको नोट करें। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि किस तरह से आयनिक यौगिकों में पाए जाने वाले मेटल्स
और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। यानी आयनिक यौगिकों का फॉर्मेशन सीखेंगे, आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, आप इसे नोट करें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आयनिक यौगिकों की जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल, इनको हम बनाते कैसे हैं, कैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज प्रक्रिया में भाग लेते हैं, कौन कितने इलेक्ट्रॉन किस तरह से एक्सचेंज करने की कैपेसिटी रखता है, वो हम पढ़ेंगे इसको नोट करने के बाद में। तो अब हम लोग जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके एग्जाम्पल सीख लेते हैं एक बार कि इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सचेंज करते हैं। देखिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किस किस से मिलकर बना होता है, एक तो सोडियम और एक क्लोरीन। आयनिक यौगिक बनाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि जिन मेटल और नॉन मेटल्स ये बने हुए हैं इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है और इनका जो वैलेंस ऑर्बिट होता है उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। क्योंकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेटल या नॉन मेटल या जो भी एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है और कितने इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है। और साथ में जो 288 यानी 288 का सीक्वेंस आपने सीखा था वो भी आपको आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ आने के बाद ही आप आयनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम करें सोडियम की, तो जैसा कि आपको याद है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और आप इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हो, 2, 8 और 1। देखो मैंने आपको सिखाया था जो K, L, M, N इस तरह से कक्षाएं होती है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन बनने का क्रम है वो 2, 8, 8 इस तरह से चलता है। यानी K वाले में 2 और LMN बाकी में 8, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप देखो 11 में से K में तो फिल कर दिए 2, उसके बाद में बचे हमारे पास देखो 11 में से 2 फिल कर दिए, हमारे पास बचे 9, तो L में हमने फिल कर दिए 8, ये देखो L कर दिए तो 2 और 8 10 तो हो ही गए, हमारे पास टोटल 11 है तो 1 हमने इसमें फिल कर दिया, 2, 8, 1। अब बात करें ये जो सोडियम है इसके बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को देगा। एक इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से सोडियम की वैलेंसी कितनी आएगी, +1। यानी ये सोडियम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम धनायन बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। इसी तरह हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, यानी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 7, यानी फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे K वाले में, फिर 8 भरेंगे तो ये 10 तो हो ही गए, 17 में से 10 माइनस करें बचे 7, तो थर्ड वाले ऑर्बिट में आपने भर दिए 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के थर्ड वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये केवल एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्लोरीन -9 यानी क्लोराइड बनाएगा। तो ये क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये बन गया Cl-। इसको आप बोलोगे क्लोराइड आयन, क्या बोलेंगे इसे, क्लोराइड आयन। और ये सोडियम आयन होता है, ये धन आयन है, वो ऋण आयन है, सोडियम आयन। तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनेंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन ये दोनों, भाई ये एक देगा ये एक लेगा, पर ये जो एक्सचेंज का प्रोसेस है वो एग्जैक्टली किस तरह से होगा हम वो समझते हैं। तो देखो ये है सोडियम, सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 1 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बना लिया हमने यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हम चले, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं ताकि एक एग्जाम्पल और कर लेंगे। सोडियम ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। उसके बाद बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो यहाँ पर आप इस क्लोरीन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है क्योंकि एक एक्स्ट्रा है तो ये स्टेबल होने के लिए देगा, और इसके पास एक की कमी है तो ये एक लेगा। तो इस सोडियम ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन देने से सोडियम तो बन गया Na+, ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने
क्लोरीन को दे दिया, तो इसने इसको देते ये तो पूरा खाली हो गया, और देते ये बन गया सोडियम प्लस। और ये जो क्लोरीन थी, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 ये तो खुद के थे इलेक्ट्रॉन, और एक इन्होंने इसने सोडियम से लिया, तो ये हो गया Cl माइनस, तो ये बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। यानी जो मेटल और नॉन मेटल है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सोडियम अपने बाह्यतम कोश के एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को देके Na+ बना लेगा, और क्लोरीन अपने बाह्यतम कोश के 7 इलेक्ट्रॉनों में एक इलेक्ट्रॉन और लेके सोडियम से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा भर के क्लोराइड ऋणायन बना लेगा। इस तरह से ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल चलते हैं। जैसे हम चलते हैं इसको एग्जाम्पल नंबर 1 डाल सकते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे कि हम ले लें MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक तो Mg है, Mg कितने नंबर पे आता है 12 नंबर पे, तो इसका आप कैसे निकालोगे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282। देखिए आप 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 8 10 10 और 2 12, यानी जो मैग्नीशियम है ये क्या करेगा, ये दोनों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बना लेगा Mg+2 बना लेगा। यानी देखो आप मैग्नीशियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 12 थे, इन 12 में से इसने 282 इस तरह से आपने फिल किए, यानी इस वाले ऑर्बिट में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसने फ्री कर दिए, तो ये बन गया Mg+2 मैग्नीशियम धन आयन, या मैग्नीशियम आयन भी कह सकते हो। और हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन किधर कर लेते हैं, ऑक्सीजन आती है 8 नंबर में, इलेक्ट्रॉन बनेंगे 2 और 6, तो ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन -2 यानी ऑक्साइड आयन बनाएगा। इधर लिख लेंगे हम ऑक्साइड आयन बना लेगा, ये ड है यहाँ पर, थोड़ा सा ठीक से लिख लेना आप लोग, ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम आयन है, इसे मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगी। तो देखो ये प्रोसेस एक्सचेंज का कैसे होगा हम समझते हैं। ये मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन प्लस किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, देखिए आप ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 बढ़ दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसी से लेगा, तो इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया और फिर ये दूसरा भी दे दिया, तो दोनों देते ही Mg के तो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो Mg+2 बन गया। और ऑक्सीजन ने ये O में 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के थे और इसने ले लिए मैग्नीशियम से भी 2, तो ये हो गया O-2, तो एक Mg और एक O, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनेगा MgO। इस तरह से आयनिक यौगिक बनते हैं, तो आप इसे नोट करें। उसके बाद हम लोग चलेंगे सहसंयोजक यौगिक की ओर। अब हम लोग चलते हैं सहसंयोजी यौगिक की तरफ। तो देखिए सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, जो आयन्स होते हैं, परमाणु होते हैं, उनके बीच जब इलेक्ट्रॉन्स का पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप मतलब ये इलेक्ट्रॉन देते या लेते नहीं हैं, बल्कि इनके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम होते हैं, उनकी ये पार्टनरशिप करके और नए नए यौगिक बना लेते हैं, इन्हें ही हम लोग सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के बीच में जो बंध पाए जाते हैं उन्हें भी सहसंयोजक बंध कहते हैं। देखो इसको याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे आयनिक यौगिकों के बीच आयनिक बंध होते हैं, वैसे सहसंयोजक यौगिकों के बीच सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। उनमें और इनमें जो सबसे बड़ा फर्क है, अगर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझें तो इनमें यही होता है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, पहली बात तो वो मेटल और नॉन मेटल से बनते हैं, जबकि ये नॉर्मल परमाणुओं से बने हुए यौगिक होते हैं।
दूसरी बात ये, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, यानी एक मेटल जो इलेक्ट्रॉन देता है और एक नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन लेता है। पर यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स केवल पार्टनरशिप करेंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे नहीं, बल्कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप कर लेंगे। तो हम लोग समझते हैं सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों की परस्पर साझेदारी यानी पार्टनरशिप से बनने वाले यौगिक सहसंयोजक या आणविक यौगिक कहलाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, क्लोरीन, Cl2, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ETC। हम इनका फॉर्मेशन भी सीखेंगे, किस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करके और इन सहसंयोजक यानी कोवैलेंट कंपाउंड्स को बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स बनाना सीखा था, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का प्रोसेस सीखा था, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग सहसंयोजक यौगिकों में जो इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप होती है उसको भी सीखेंगे इसके बाद में। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इनके परमाणुओं में के बीच उपस्थित बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं, यानी इनमें क्लोरीन क्लोरीन, दो क्लोरीन है तो दोनों क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में जिन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध कहते हैं। नेक्स्ट हम चले, इनके बीच दुर्बल आकर्षण बल के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, यानी इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, और इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा ही गर्म करने पर ये आराम से गर्म हो जाते हैं, आराम से बॉइल हो जाते हैं। इनके परमाणुओं के बीच का बल बहुत ही वीक होता है, इसीलिए कम एनर्जी देने पर ही आराम से ये वाष्पित हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, इसीलिए इनका गलनांक क्वथनांक कम होता है। नेक्स्ट हम चले, जल में अविलय। ये देखो जस्ट उनके अपोजिट चल रहे हैं, वहाँ पर उनके बीच की बॉन्डिंग ज़्यादा होती थी, गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होता था, यहाँ पर ये कम है। वो पानी में घुल जाते थे, ये पानी में अविलय यानी ये पानी में नहीं घुलते, और ध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन में ये घुल जाते हैं। उसके बाद बात करें, ये सामान्य ताप पर द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे आपको याद हो, क्लोरीन भी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, नाइट्रोजन भी गैस होती है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में ही होता है। उसके बाद हम बात करें, जिन सहसंयोजक यौगिकों का अणुभार बहुत अधिक होता है, यानी जिन कोवैलेंट कंपाउंड्स का अणुभार यानी इनका जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो हमेशा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये कुछ सहसंयोजक यौगिकों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी उनके गुण हो गए। उसके बाद हम लोग सीखेंगे ये सहसंयोजक यौगिक कैसे बनाते हैं। एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों की परस्पर साझेदारी से बनने वाले यौगिक सहसंयोजक या आणविक यौगिक कहलाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड या इसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ETC। उसके बाद नेक्स्ट हम चले, इनके परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, दुर्बल अंतराण्विक बलों के कारण यानी इनके जो बीच में जो बल होता है वो दुर्बल यानी काफी वीक फोर्स होता है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक भी बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट, ये पानी में तो नहीं घुलते, लेकिन कुछ ध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन में ये घुल जाते हैं। नेक्स्ट, सामान्य ताप पर ये द्रव या गैस अवस्था में ही होते हैं। और लास्ट पॉइंट है, जिन सहसंयोजक यौगिकों का अणुभार बहुत ज़्यादा होता है, अधिक होता है, वो हमेशा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नोट दिस एंड चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए अब हम लोग सीखते हैं ये सहसंयोजक यौगिक कैसे बनते हैं। देखिए आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक आप ले सकते हैं N2। तो N2 में दो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग कितनी होगी हम वो समझते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे 2n5, यानी इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल सी बात है
कि ये 5 इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन लेकर -3 रेनाइन बनाता है। यानी नॉर्मली जो नाइट्रोजन है इसकी जो वैलेंसी आती है वो -3 आती है। यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेगा दूसरे नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। बॉन्ड का मतलब, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। अभी हम लोग इसका फॉर्मेशन सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। अब देखो ये दोनों नाइट्रोजन बना लिए हमने, ये फर्स्ट नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन, दोनों ही नाइट्रोजन ही है, तो दोनों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस नाइट्रोजन के देखो 1 2 3 4 5, ये हमने नाइट्रोजन के बना दिए। ऐसे इस नाइट्रोजन के भी 1 2 3 4 5 बना दिए। अब हमने ये समझा था कि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देते या लेते नहीं हैं, बल्कि ये केवल पार्टनरशिप करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, दोनों ये जो अपन ने इलेक्ट्रॉन बनाए 2 और 3 5 तो इसके, और 2 और 3 5 इसके, तो ये 5 में से दोनों के पास केवल 3 की कमी है। तो 3 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप इस तरह से कर लेंगे कि इनको देने लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और दोनों की जो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे वो स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। जैसे कि देखो इसके 5 तो ये है से यहाँ तक, ये 3 भी इसके मान लो, ये पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ये इसके भी हुए। तो देखो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके पास भी ये 5 थे, तो इसके 3 इसके भी होंगे क्योंकि ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ये देखो इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करके और इन्होंने बना लिया N2 नाइट्रोजन गैस, और ये नाइट्रोजन गैस एक कोवेलेंट कंपाउंड मानी जाएगी। हम कुछ और एग्जांपल करते हैं, लाइक हम चले HCl की ओर। HCl के बीच में बॉन्डिंग कैसे होगी, पहले तो आप ये सीखे कि H इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज कर सकता है, क्लोरीन कितनी कर सकती है। तो H आपको याद ही होगा 1 नंबर पे आता है, तो ये 1 ही इलेक्ट्रॉन दे और 1 ही सकता है, ले सकता है, तो इसकी वैलेंसी तो ±1 आती है। अगर बात हम क्लोरीन की करें तो क्लोरीन क्योंकि 17 नंबर पे आती है, 287, तो इसकी जो वैलेंसी आएगी वो -1 आएगी, जबकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी आएगी, +1। हमें वैसे यहाँ वैलेंसी से कोई मतलब नहीं है, बस वैलेंसी को तो इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें ये पता हो कि ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा। तो यानी जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है दोनों की वैलेंसी 1 है, इसीलिए ये केवल सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कैसे करेंगे, केवल एक करना है, इसे भी एक ही देना है, इसे एक ही लेना है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टनरशिप भी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की होगी। तो देखो ये तो हमने बनाया हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, जो हमने बना दिया ये 1 इलेक्ट्रॉन। और बात करें क्लोरीन की, ये क्लोरीन है, इसके पास पूरे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्लोरीन के पास हो गए 7 और ये हाइड्रोजन के पास हो गया 1। तो आपको पता है हाइड्रोजन की बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, और फर्स्ट वाली कक्षा होती है के में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, केवल 2। इसके पास 1 तो है, ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर इसके साथ कर लेगा क्लोरीन की पार्टनरशिप। भाई देखो ये पूरे साथ क्यों लेगा, ये क्लोरीन के पूरे साथ से पार्टनरशिप नहीं करेगा, इसको जरूरत ही 1 की है तो 1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेगा। जैसे देखो नाइट्रोजन को 3 की जरूरत है तो 3 की पार्टनरशिप करी, पूरे के पूरे 5 तो नहीं लिए ना। बिल्कुल उसी तरह से जो हाइड्रोजन है उसके फर्स्ट वाले ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उनमें से एक तो उसके पास है ही सही, 1 की उसको जरूरत है तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर ली। अब बात करें क्लोरीन के पास 7 है, बस 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 तो इसके खुद के ही, और एक ही हाइड्रोजन से पार्टनरशिप कर लेगा। तो ये देखो दोनों का काम हो गया, इस हाइड्रोजन के भी 1 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और इस क्लोरीन के भी 7 खुद के और 1 1 ये 8, तो ये दोनों मिलकर बना लेंगे HCl।
यानी इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके नए नए कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इनसे बनने वाले इन कंपाउंड्स को कोवेलेंट यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहाँ तक रहेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे आपके लिए मिक्सचर वाला टॉपिक। मिक्सचर कैसे बनते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक जितना हमने पढ़ा इसकी प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू हमारी क्लासेस को अटेंड करते रहें और हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ में हमारे चैनल की जो रेगुलर क्लासेज है उनको ज्वाइन करें, उनके साथ रेगुलर बने रहें और अपने फ्रेंड्स को हमारी क्लासेज अगर आपको यूज़फुल लगती है तो शेयर करें ताकि वो भी इनका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें और हमसे जुड़े रहें। सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।